नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस एज पर इनकम टैक्स लॉ। आपको इनकम टैक्स लॉ में रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब ये है कि आपको इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना है। ये बताता है कि आप इंडिया में कितने, इससे कैलकुलेट करते हैं हम कि आप इंडिया में कितने दिन रहे हैं और कितने दिन आप इंडिया में बाहर रहे हैं। अगर आप इसकी लिमिट से क्रॉस जाते हैं और आप इंडिया से बाहर रहते हैं ज़्यादा दिन, तो आपको इंडिया में टैक्स नहीं लगता है। और अगर आप इसके कंडीशन पास कर जाते हैं और आप इंडिया में रहते हैं, भले ही आप फॉरेनर भी हैं, आपको मैं बताऊंगा सारी डिटेल। अगर आप फॉरेनर हैं या फिर आप दूसरे देश में घूमने गए हैं या फिर आप दूसरे देश से ही अर्निंग करते हैं, इसमें आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आपको इंडिया में टैक्स कब देना होता है, सबसे पहला यही इम्पोर्टेंट होता है जानना। इनकम टैक्स को पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप इंडिया में टैक्स लगेगा कब, यही तो जानना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 3 बातें इम्पोर्टेंट होती हैं। इनकम टैक्स लॉ ने 3 तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहला एक इंडिविजुअल या फिर एक एचयूएफ, दूसरा कंपनी, एओपी, बीओआई, ये सब एक सोसाइटी जो है, हर किसी के लिए टैक्स के लिए अलग से बताया गया है। मेजर 2 हैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ को एक तरीके से बताया गया है, जिसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ को रेजिडेंट होने के साथ साथ 1-2 कंडीशन और सेटिस्फाई करनी होती है, जिसमें कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, जिससे पता चलता है उसको उन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग है, इसलिए उनको अलग अलग बनाया गया है। नहीं तो कंपनी होगी, फर्म हो गई और सोसाइटी हो गई, जो एओपी, बीओआई जो कुछ भी हैं, सब के लिए सिर्फ दो होते हैं, या तो रेजिडेंट होंगे या नॉन रेजिडेंट होंगे। और इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंट होने के साथ साथ 2 कंडीशन और करनी होती है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और तीसरा क्या होगा इसमें, तीसरा वही होगा जो नॉन रेजिडेंट हो गए। ठीक है, इसमें 3 हैं। रेजिडेंट के 2 हिस्से हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तीसरा नॉट रेजिडेंट। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इनको ग्रीन इसलिए किया हुआ है, इसमें ग्रीन होने से क्या है, आपको इंडिया में टैक्स नहीं लगता। कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल क्या चाहेगा, मैं इंडिया में टैक्स ना लगे, मेरा इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा तो वो टैक्स से फ्री हो जाता है। यही कारण है कि हम इंडिया में टैक्स, ज़्यादातर लोग टैक्स ना देना चाहते हैं। अब ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक डीम्ड रेजिडेंट का भी आ जाता है। डीम्ड रेजिडेंट वही कि अगर आप इतने दिन रहे तो आपको रेजिडेंट मान लिया जाता है, आप उसके अकॉर्डिंग है डीम्ड रेजिडेंट। तो रेजिडेंट और डीम्ड रेजिडेंट का 2 कंडीशन और है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, इनमें सब क्या होता है, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, इनमें सब कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई में सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही होंगे। ठीक है जी, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं डिटेल डिस्कशन पे। सबसे पहले आप इसको देखिए। देखो, गवर्नमेंट कहती है, मैं पहले आपको लॉ पढ़ाता हूँ। इसमें देखो, सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है, अगर आप एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, 2 तरीके के ईयर होते हैं, उसके लिए भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम बना के,
प्रीवियस ईयर को अगर आपको नहीं पता वैसे मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर वो होता है जैसे अब अभी 21-22 ईयर चल रहा है, ये हमारा असेसमेंट ईयर है जब हम, और हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो हमारा है 20-21। ठीक है जी। अभी जो आज हम जो है 20 मई 2021 को मैं बता रहा हूँ कि ये 21/22 असेसमेंट ईयर है फॉर द प्रीवियस ईयर 20-21 का। ठीक है, 20-21 का प्रीवियस ईयर होने का मतलब क्या है कि हम 21-22 में 20-21 की रिटर्न भरते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर की ही रिटर्न इस साल में भरी जाती है असेसमेंट ईयर में। ठीक है जी। अब आपको इतना मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसमें लिखा है एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। पिछले साल में उसको रेजिडेंट इन इंडिया कहा जाएगा रिटर्न भरते टाइम, क्योंकि अभी रिटर्न जानी है जुलाई से पहले, तो उसको इस साल में रेजिडेंट इन इंडिया जाएगा। ये क्लासेस बिल्कुल लेटेस्ट हैं आपको सारी क्लास मिलेंगी इनकम टैक्स की डे बाय डे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको सारी क्लासेस फ्री में हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। जितना भी हम मुझसे टाइम निकाल सकूंगा मैं आपके लिए, मैं निकालता रहूँगा। पर टॉपिक एवरी टॉपिक मैं आपको कंसीडर करके बताता रहूँगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब इसमें बताते हैं प्रीवियस ईयर। सबसे पहले तो देखो ये आप अंडरलाइन कर लें, और इसमें लिखा है आगे इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये जो दो कंडीशन लिखी है ना नीचे, इनमें से कोई एक भी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाइड कर गए तो आप रेजिडेंट हो गए। ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए अलग से कंडीशन आएगी, अभी सिर्फ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के लिए कंडीशन है। ठीक है, इसमें से पहली कंडीशन है इसमें एनी वन कंडीशन, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अब he and she in India during the relevant previous year for a period of 182 days and more। अगर वो पिछले साल प्रीवियस ईयर में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, ये तो 182 डेज रहा हो या फिर उससे ज़्यादा इंडिया में रहा हो तो वो रेजिडेंट हो गया है। ठीक है, सबसे पहली तो कंडीशन ये है। अब कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो 182 डेज नहीं रहे, तो गवर्नमेंट ने उनको भी कवर करने की कोशिश की है। इन्होंने बोला सेकंड कंडीशन, ही एंड सी इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब कि अगर आप पिछले साल से पिछले इमीडिएट, इसको ध्यान से पढ़ें, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसको ना भूलें, कभी प्रीवियस ईयर से जोड़ लें आप। ठीक है, फॉर द टोटल 365 डेज और मोर, या तो 365 डेज रहे हों या उससे ज़्यादा। अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई है। एक इसी कंडीशन में एक बात और लिखी है एंड, मतलब ये भी he has been in India at least 60 days in the relevant previous year। पिछले साल में कम से कम 60 डेज इंडिया में रहा हो। उससे कम अगर रहा है तो वो NRI है, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है। कम से कम प्रीवियस ईयर में इन तीनों का समरी क्या है, कम से कम पिछले साल में 60 दिन तो रहा ही हो। अगर आप 60 दिन से ज़्यादा रहे हैं तो आपके ऊपर एक चीज़ और चेक की जाएगी। 4 साल में 365 दिन रहे हैं आप, 4 साल में आप आने जाने का टोटल लगाएंगे कि आप मतलब पहले 1 महीना गए, फिर 2 महीना इंडिया में रहे, 4 मतलब कुछ जिस भी तरीके से रहे, टोटल आप 365 डेज इंडिया में रहे हैं 4 साल में। ठीक है जी। फिर उसके आगे जो पिछला प्रीवियस ईयर है उसमें 60 दिन रहने चाहिए, नहीं तो ये 4 साल बेकार। ठीक है,
आप 4 साल में 365 दिन रहे हैं, पर पिछले साल में आप 55 दिन रहे हैं, तो कैंसिल, तो आप NRI हो गए। ठीक है, आप 59 डेज रहे हैं तो भी आप NRI हो गए। एटलीस्ट 60, अगर आप 60 डेज रहे हैं तो आप NRI नहीं हुए। उसके बाद आपकी 4 कंडीशन और देखी जाएंगी। अगर आप 365 दिन नहीं रहे 4 साल के अंदर तो भी आप NRI हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद आते हैं इस पे फर्स्ट कंडीशन। अगर आप पिछले साल में चाहे 365 दिन रहे हैं तो आप रेजिडेंट हो ही गए हैं 4 साल में। अगर आप पिछले साल में 182 दिन रहे हैं तो का सवाल आता है, सर ये 60 दिन कितने, मतलब ये सवाल आता है कि बच्चे पूछते हैं कि अगर 60 दिन हम पिछले साल, ये कितने दिन से कितने दिन तक है। अगर इसमें हम 183 दिन अगर इसमें रहते हैं तो क्या होगा, तो हम इस पिछले साल में काउंट होते, ये पिछले 4 साल के देखने हैं या नहीं देखने हैं। जब बेटा जब 183 दिन हम रह ही लें 183 डेज, तो हम इसको काउंट करेंगे ना, समझो। तो आप इस कंडीशन में फॉल हो गए। बची कंडीशन तो 60 दिन की है, तो ये हुआ 160 डे नहीं 60 डेज टू 181 डेज के अंदर ये लिमिट लगेगी। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें बताते हैं, इसको डायग्राम से समझाते हैं। ये देखो, जो ग्रीन है वो तो नॉन रेजिडेंट हो ही गए। ठीक है, ग्रीन है तो नॉन रेजिडेंट हो ही गए हैं। 60 दिन अगर आप पिछले साल में 60 दिन से कम रहे हैं तो आप नॉन रेजिडेंट कंफर्म है। और 182 दिन, यहाँ पे ये जो बॉर्डर है ये 182 दिन का है, ये 60 दिन का है। ठीक है जी, अगर आप 182 दिन से ज़्यादा रहे हैं तो रेजिडेंट हैं, तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, तो आपको कैसे भी नहीं बच सकते। अगर आप 182 डेज से और 60 दिन के बीच में हैं तो आपका पीछे का 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा, जिसमें कि पीछे का 4 साल का रिकॉर्ड कैसे देखा जाएगा, ऐसे। ये देखो, यहाँ पे 60 दिन है, यहाँ पे रेड कलर है, तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। और 182 डेज वाले कॉलम में आपको मैं समझा देता हूँ, ये है सिस्टम। पिछले साल में जैसे अभी 21-22 ईयर चल रहा है, इसमें प्रीवियस ईयर देखा जाएगा। इसमें ये फाइनेंशियल ईयर लिखा है, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में फ़र्क है। इनकम टैक्स लॉ में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के ही हिसाब से बोला जाता है, फाइनेंशियल ईयर इनकम टैक्स में नहीं बोला जाता। फिर भी ये अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी का फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, जो अभी करंट चल रहा है, जो अभी आज जो बिल बनेगा वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, वो प्रीवियस ईयर है, जो बैलेंस शीट हमारी पिछले साल की बनेगी वो 31 मार्च 2021 की फाइनल होगी। नवंबर तक उसकी रिटर्न जाएगी, ROC गवर्नमेंट को फाइल होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को। ठीक है, उसमें CE का डिजिटल सिग्नेचर लग के उसको फाइल किया जाता है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, उसको कैसे फाइल किया जाता है, उसको भी प्रैक्टिकल चीज़ों के भी हम आपको सब चीज़ बताएंगे। हमें थोड़ा जितना हमें टाइम मिल सकेगा हम आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, अभी इसमें देखो 20-21 साल में, इस साल अभी आज के टाइम से देखते हैं, आज 20 मई है। ठीक है, तो आज के हिसाब से हम देखते हैं तो 20-21 में आप 60 दिन रहे हैं। 60 दिन से 181 दिन तक अगर आप रहे हैं, क्योंकि 181 से ज़्यादा चले गए तो आप इधर आ गए, इसमें आ गए। ठीक है जी, तो आप पहुँच ही गए हैं, तो आपको टैक्स लगेगा ही लगेगा। अगर आप 60 दिन से कम है तो आपको आप नॉन रेजिडेंट हो ही गए हैं। अब आप 19-20 फाइनेंशियल ईयर 18-19, ठीक है, 18-19 और 17-18 और 16-17। ठीक है बच्चों, इन ईयर में अगर आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, 365 दिन आपको रहना है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 20-21 इन द
फॉर्म ऑफ 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर बताया गया है इसमें। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा और इसी को इनकम टैक्स में इसी को प्रीवियस ईयर कहा जाता है। आया समझ में? एंड असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर किसको बोला जाएगा? 20 बताओ 22। ठीक है, ये सेम है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी जो स्टडी कर रहे हैं इसी को लेके कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दो कंडीशन क्या है? वो दो कंडीशन क्या है? अभी इसमें ये जो सेकंड कंडीशन है ना, ये वाली जो सेकंड कंडीशन है, ये कुछ लोगों के लिए माफ़ की गई है। उनके लिए 182 दिन ही रहना ज़रूरी है इंडिया में। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ये बड़ा ध्यान से समझिए। एक्सेप्शन है इसका सेक्शन 6 पार्ट 2 का, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का। ठीक है, इसका जो ये कंडीशन थी 4 साल की, इसको नहीं माना जाएगा। देखो, द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल इज टू बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट इन इंडिया ओनली इफ द पीरियड ऑफ दे स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 182 days or more. In other words, even if the person were in India is 60 days or more but less than 182 days in the relevant previous year, they will not be treated as resident due to the region they stay in India was 365 days or more during the 4 preceding year। मतलब कि उनको रेजिडेंट नहीं कहा जाएगा, ये सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी उनके ऊपर। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ सेकंड कंडीशन में क्या है। इंडियन सिटीजन भारत का सिटीजन हो, ठीक है, who live India during the relevant previous year as a member of crew of an Indian ship। अगर वो पानी के जहाज में कहीं काम से जाता है या फिर उसमें क्रू मेंबर है, मेन तो है काम से नहीं जाता, अभी काम का हम जिक्र नहीं करेंगे, क्रू मेंबर है एज अ इंडियन शिप में क्रू मेंबर की तरह कहीं जाता है, तो उसको 182 डेज से ज़्यादा ही रहना पड़ेगा इंडिया में। अगर उससे कम रहता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा उसके लिए, तो उसको एग्जम्प्ट किया गया है। ठीक है, और इंडियन सिटीजन, यहाँ पे इंडियन सिटीजन की बात चल रही है। सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन को अंडरलाइन कर लो। क्रू मेंबर्स ऑफ एन इंडियन शिप, इसको भी अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन को पकड़ के रखना, ये दो चीज़ पकड़ लो। अब आते हैं इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या था? जो भारत अनडिवाइडेड इंडिया से पहले, जैसे पाकिस्तान पहले एक था, कुछ इधर उधर चले गए थे, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए एक एग्जम्पशन है इस सेक्शन की जो 4 साल वाला कॉलम है उसके लिए एग्जम्पशन है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंगेज आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट और अ बिजनेस और प्रोफेशन। देखो, इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर
बिजनेस प्रोफेशन के लिए जाता है, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए भी उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है, ये लो। और इन एनी अदर वोकेशन, घूमने फिरने भी जाते हैं। हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो कि पिछले साल इंडिया में आए थे और घूमने आए हैं या फिर बिजनेस करने आए हैं, ठीक है। एंगेज आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट, आउटसाइड इंडिया जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ठीक है, ठीक है। इनके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगेगी। अब आते हैं आगे, ये देखो रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल, 2 स्टेप टू चेक रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के पहले तो रेजिडेंट चेक करेंगे, फिर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी, पहले तो रेजिडेंट होगा, फिर दूसरा क्या होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। अब ये देखो, इसको थोड़ा समझाने के लिए, ये जिनके लिए 4 कंडीशन 4 साल में 365 दिन और पहले साल में 60 दिन रहने के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है, वो कंडीशन एक्सेप्शन में डाली गई है। वो कौन है? जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये पूरा पहले भारत का नक्शा है, ठीक है। शिप में इंडियन क्रू मेंबर है और इंडियन ओरिजिन, ठीक है, इंडियन सिटीजन जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर क्रू मेंबर है। तीसरा इंडियन ओरिजिन है तो वो बिजनेस के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो जा सकते हैं, वोकेशन के लिए भी, ठीक है। बेयर एक्ट, ये पूरा बेयर एक्ट है जो उसमें लिखा हुआ है हमारे इनकम टैक्स लॉ में। अब रेजिडेंशियल स्टेटस का ये पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे हम पार्ट 2 लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहीं पे ओवर करते हैं।